एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था किशनपुर। यहाँ रामू नाम का एक सीधा सादा किसान अपनी पत्नी सीता और बेटी पायल के साथ एक छोटे से घर में रहता था। रामू के माता पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसके पास गांव में थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। अपने पति की मदद करने के लिए सीता भी गांव के एक बड़े घर में साफ सफाई का काम करती थी। दोनों मिलकर अपने परिवार के लिए जी तोड़ परिश्रम करते थे। किशनपुर में आमतौर पर मार्च के बाद गर्मी का मौसम शुरू होता था, लेकिन इस साल मार्च की शुरुआत से ही पारा आसमान छूने लगा था। हर साल तापमान 40 डिग्री तक पहुंचता था, पर इस बार गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। थर्मामीटर 45 डिग्री दिखा रहा था, जिससे सबका जीना मुहाल हो गया था। तेज धूप और गर्म हवाओं ने गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। हर तरफ लू का कहर था। सुबह से रात तक गांव के लोग इस भयंकर गर्मी से बेहाल थे। सूरज की तपिश ने सबको झुलसा रखा था। एक दिन रामू के घर पर, हे भगवान, ये कैसी गर्मी है। देख रहे हो रामू, इस साल कितनी ज्यादा गर्मी है और साथ में ये गर्म हवाएं भी। इतनी तेज धूप में काम करना भी मुश्किल हो गया है। घर से बाहर निकलते ही ऐसा लगता है जैसे आग बरस रही हो। इस साल की गर्मी कैसे कटेगी, कुछ समझ नहीं आ रहा। सही कह रही हो सीता, इस बार की गर्मी ने तो हमें बुरी तरह तोड़ डाल दिया है। सोचता हूँ हम जैसे गरीब लोग इसे कैसे सहन करेंगे। रामू और सीता आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी पायल अपने पिता से बोली, पापा, मैं भी आज आपके साथ खेत पर जाऊंगी। नहीं बेटी पायल, बाहर बहुत गर्मी है, तुम अपनी माँ के साथ घर पर ही रहो। पर पापा, मुझे भी आपके साथ खेत पर जाना है। मुझे खेत का काम देखना है और आपकी मदद करनी है। माँ से भी बोल दीजिए, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। पायल बेटी, जिद मत करो, बाहर बहुत गर्मी है। अगर तुम बाहर जाओगी तो लू लग सकती है और बीमार पड़ सकती हो। फिर तुम्हारी दवाई का खर्च उठाना हमारे लिए मुश्किल होगा। घर के हालात वैसे ही अच्छे नहीं हैं। इस महीने की मजदूरी भी अभी तक नहीं मिली है। पता नहीं इस हफ्ते का राशन कैसे चलेगा। तुम घर पर ही रहो, इसी में समझदारी है। सीता, क्या घर का राशन खत्म होने वाला है? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? रामू, क्या बताती, मैं खुद ही सोच रही थी कि इस बार कैसे काम चलेगा। घर में आटा तो बस 2 दिन का बचा है, दाल भी खत्म हो चुकी है, सब्जियां पिछले हफ्ते से नहीं आई। उम्मीद थी कि शायद मालिक जी कल परसों तक पैसे दे देंगे तो कुछ व्यवस्था हो जाएगी। अरे, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर कल तक पैसे नहीं मिले तो हम क्या करेंगे? ऐसे में अगर पायल बीमार पड़ गई तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। मैं कल सुबह मालिक जी से जाकर बात करूंगा। रामू की चिंता बढ़ती जा रही थी। गर्मी और लू ने पहले ही हालात मुश्किल कर दिए थे और अब घर में राशन खत्म होने की बात ने उसे और बेचैन कर दिया। वह सीता और पायल की तरफ देखता है, मानो उनसे कुछ कहना चाहता हो, लेकिन शब्द नहीं निकलते। तभी पायल ने बड़े मासूमियत से कहा, पापा, अगर पैसे नहीं हैं तो हम अपने खेत से कुछ लाकर खा सकते हैं। जैसे पिछले साल आप अपने खेत से बाजरा लाए थे जिसकी हमने रोटियां बनाकर खाई थीं। बेटी, वो बाजरा अब हमारे खेत में नहीं है। उसे बेचकर ही तो पिछले साल का कर्ज चुकाया था। इस बार फसल भी खराब हो रही है और इस भयंकर गर्मी और लू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। रामू, मैं सोच रही थी कि क्या हम सरपंच जी से मदद मांग सकते हैं। उन्होंने पिछले महीने गांव वालों को राशन बांटने का वादा किया था। हाँ, सरपंच जी से बात करनी चाहिए। अगर वे मदद कर दें तो कुछ दिनों का इंतजाम हो जाएगा। पर सरपंच जी की मदद भी हर बार इतनी आसान नहीं होती। कभी कभी उनकी मदद मिलने में वक्त लग जाता है और कभी कभी वे मना भी कर सकते हैं। फिर भी मुझे एक कोशिश तो करनी होगी। रामू और सीता अभी आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी तेज गर्म हवा का एक झोंका आया। और दरवाजे की सांकल हिलने लगी। कमरे में मौजूद सभी लोग लू की तपिश को महसूस करने लगे। हे भगवान, ये गर्मी तो अब और बढ़ते जा रही है। न जाने आने वाले दिन और कितने भयंकर होंगे। हम सब इस लू से कैसे बचेंगे? सोचो, अगर गर्मी दिन ब दिन ऐसे और बढ़ती रही तो हम कैसे बचेंगे? हे भगवान, कृपया हमारी मदद करो। इस कठिन समय में हमें साहस और मार्गदर्शन दो। अगली सुबह रामू ने तय किया कि चाहे जो हो
वह सरपंच जी से मदद मांगने जाएगा, क्योंकि अब बढ़ती गर्मी और भूख ने उसे चिंतित कर दिया था। उसने सीता और पायल को घर पर रहने को कहा और खुद सरपंच के घर की ओर निकल पड़ा। कुछ देर चलते चलते वह सरपंच के घर पहुंच जाता है। सरपंच जी, हमारे हालात बहुत बुरे हैं। घर में राशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। भीषण गर्मी और लू के चलते कामकाज भी बंद हो गया है। अगर आप थोड़ी मदद कर दें तो आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। रामू, ये मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है। हर कोई मदद के लिए मेरे पास ही आ जाता है। तुम लोगों को तो जैसे आदत हो गई है दूसरों पर निर्भर रहने की। नहीं सरपंच जी, मैं मेहनत से कमाने वाला आदमी हूं, भीख नहीं मांगता। लेकिन इस बार हालात ने मजबूर कर दिया है। भीषण गर्मी और लू ने खेतों की फसल जला दी है और मेरा परिवार भूखा है। कृपया मदद कर दीजिए। चुप रहो। अगर गरीब हो तो अपनी गरीबी को स्वीकार कर उसके साथ जीना सीखो। यहां आकर रोने धोने से कुछ हासिल नहीं होगा। मेरे पास फालतू समय नहीं है, इसलिए यहां से चले जाओ। ऐसा मत कीजिए सरपंच जी, मेरी मजबूरी को समझिए। आप हमारे गांव के मुखिया हैं। अगर आप ही हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो हम किसके पास मदद मांगने जाएंगे। रामू की यह बात सुनकर सरपंच बहुत भड़क जाता है और अपने घर के नौकरों को आवाज लगाकर कहता है, अरे मोहन, सोहन, सुनो तो जरा। इसे यहां से बाहर कर दो और आगे से इसे मेरे घर में कदम भी नहीं रखने देना। फिर सरपंच के घर के नौकरों ने रामू को धक्के मारकर सरपंच के घर से बाहर निकाल दिया। सरपंच के मुंह से खरी खोटी सुनने और धक्के खाने के बाद रामू भारी मन से अपने घर की ओर चल पड़ा। रामू जैसे ही अपने घर आया, उसने देखा कि सीता बिस्तर पर लेटी हुई है और उसकी बेटी पायल उसके पास बैठी हुई थी। पापा, आपके जाने के कुछ देर बाद अचानक माँ चक्कर खाकर गिर गईं और उनको बहुत तेज बुखार भी चढ़ गया और तब से वह कुछ बोल नहीं रही हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? सीता, कुछ बोलो ना, कुछ तो बोलो। ऐसे चुप मत रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। रामू, अब मुझसे सहन नहीं हो रहा। यह भीषण गर्मी और भूख ने मेरी सारी ताकत छीन ली है। मुझे माफ करना, मैं अब तुम्हारा और पायल का साथ देने में असमर्थ हूँ। सीता की ऐसी बातें सुनकर रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने सीता की तरफ देखा और रोते हुए कहा, सीता, ऐसा मत बोलो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ भी कर सकता हूं तुम्हें ठीक करने के लिए। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। रामू, हमारे पास अब कुछ भी नहीं बचा। ये झुलसा देने वाली गर्मी और भूख ने मुझे पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब मेरी बस एक ही इच्छा है जो तुम्हें पूरी करनी है। मेरे जाने के बाद पायल का अच्छे से ख्याल रखना। उसे मेरी कमी कभी महसूस नहीं होने देना। सीता की ऐसी हालत रामू से देखी नहीं गई। वह बहुत घबरा गया था, इसलिए वह फौरन अपने घर के बाहर आ गया और बाहर आकर वह अपने पार्टेड होसियों को आवाज लगाने लगा। लेकिन ऐसी भीषण गर्मी और चिलचिलाती धूप के चलते कोई भी उसकी सहायता के लिए नहीं आया। रामू, अब मेरी चिंता मत करो। जितना कर सको पायल के लिए करो। पायल को कभी मेरी कमी महसूस मत होने देना और उसे कभी भूखा मत सोने देना। इतना कहकर सीता की सांसें थम गईं। वह इस दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। सीता, ऐसा मत कहो। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। हमारे पास तुम्हारे अलावा कुछ नहीं है। तुम्हारे बिना तो यह घर भी सूना हो जाएगा। तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। अब तुम मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकती हो। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह महसूस कर रहा था कि उसकी पूरी दुनिया खत्म हो चुकी है। माँ, तुम उठो ना। देखो मैं कितना रो रही हूँ। प्लीज माँ, उठो ना। पापा, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गईं? क्या हमने कोई गलती की है? नहीं बेटी, हमने कोई गलती नहीं की है। ये सब तो किस्मत का फैसला है। शायद हमने पहले कोई गलती की होगी जिसके बदले अब हमें इसका फल भुगतना पड़ रहा है। सीता के जाने के बाद कई महीने गुजर गए। अब सीता के जाने के बाद रामू और पायल की जिंदगी में जैसे अंधेरा छा गया था। छोटे से घर में अब एक अजीब सा सन्नाटा था। बिस्तर पर पड़ी सीता की निशानी और उसकी जगह बस अब उसकी यादें रह गई थीं। रामू कई रातों तक सीता की याद में सो नहीं सका। पापा, माँ हमें छोड़कर क्यों चली गईं? क्या हम उन्हें वापस नहीं ला सकते? बेटी,
तुम्हारी माँ ने हमें नहीं छोड़ा, वह अभी भी ऊपर से हमें देख रही है। अब हमें और मेहनत करनी होगी क्योंकि तुम्हारी माँ चाहती थी कि हम कभी हार न माने। रामू की आंखें यह कहते हुए फिर नम हो गईं। उसने पायल की ओर देखकर अपने आंसुओं को रोक लिया, क्योंकि वह अपने आप को अपनी बेटी के सामने कमजोर नहीं दिखा सकता था। देखते देखते इसी तरह कई दिन और बीत गए। फिर एक दिन सुबह रामू जब अपने घर के बाहर बैठा था, तभी गांव का साहूकार धर्मपाल वहां पहुंचा और बोला, रामू, अब तो 6 महीने बीत चुके हैं। मेरा कर्ज तुम अब तक नहीं चुका पाए हो। तुम्हें पता है ना, अगर तुम मेरे पैसे नहीं लौटा पाए तो मैं तुम्हारा घर और तुम्हारा खेत दोनों नीलाम करवा दूंगा। साहूकार की बात सुनकर रामू का चेहरा चिंता से भर गया। उसकी माथे की लकीरें और गहरी हो गईं। उसने सिर झुकाते हुए कहा, साहूकार जी, मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन अभी तक पैसे नहीं जुटा पाया हूँ। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए। देख रामू, बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे पास केवल 10 दिन है। अगर इतने समय में कर्ज नहीं चुकाया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। धर्मपाल रामू को धमकाकर वहां से निकल जाता है और साहूकार का यह कहकर वहां से चले जाना किसी संकट से कम नहीं था। वह सोचने लगा कि अब उसे क्या करना होगा। उसकी सोच बार बार अपनी बेटी की ओर जा रही थी। देखते देखते कुछ दिन और गुजर गए और अब रामू की चिंता और बढ़ती जा रही थी। 10वां दिन करीब आ गया था। तभी अचानक एक दिन उसका पुराना दोस्त शंकर गांव वापस आया। शंकर और रामू बचपन के दोस्त थे, लेकिन कुछ सालों पहले रोजगार की तलाश में शहर चला गया था। अब वह काफी पैसे वाला हो चुका था। जब वह रामू के घर पहुंचा तो उसने देखा कि रामू गहरे विचारों में डूबा हुआ है। अरे भाई रामू, तू इतना परेशान क्यों है? क्या हुआ? कोई परेशानी है तो बता। फिर रामू ने अपने दोस्त को सब कुछ बता दिया, साहूकार के कर्ज और उसकी धमकी के बारे में। यह सब सुनकर शंकर का दिल पिघल गया और उसने रामू से कहा, रामू, तू फिक्र मत कर दोस्त। दोस्त किस काम के होते हैं? ये ले, सारे पैसे लेकर जा और साहूकार का कर्ज चुका दे। शंकर की बात सुनकर रामू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह भावुक होकर बोला, शंकर भाई, आज तुमने मुझे और मेरी बेटी को एक नई जिंदगी दी है। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अगले दिन रामू सीधा साहूकार धर्मपाल के घर पहुंच गया और अपना सारा कर्जा चुका दिया। यह देख साहूकार हैरान हो गया, लेकिन उसने अपने पैसे लेकर रामू को कर्ज से मुक्त कर दिया। साहूकार जी, मैंने आपके सारे पैसे चुका दिए हैं। अब आपके और मेरे बीच कोई लेन देन बाकी नहीं है। ये सब तो ठीक है रामू, पर एक बात बताओ, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? साहूकार जी, पैसे कहीं से भी आए, पर आपके पैसे तो मिल गए ना। इतना कहकर रामू वहां से निकल गया। चलते चलते वह कुछ दूर गया ही था, तभी उसे रास्ते में एक बूढ़ी औरत मिली जो उसे परेशान देखकर बोली, बेटा, तुम्हारी पत्नी के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा सा लग रहा है। मुझे पता है कि तुमने उसके लिए बहुत दुख और दर्द सहा है, लेकिन याद रखो, जीवन कभी थमता नहीं, इसीलिए आगे बढ़ते रहना होता है। बूढ़ी अम्मा की बातें सुनकर रामू भावुक हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। फिर उसने भारी मन से कहा, अम्मा, आप सही कह रही हो। मेरी पत्नी के बिना मेरा जीवन सूना हो गया है। मैं अपनी बेटी पायल के लिए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि मैं हार जाऊंगा। क्या आप मुझे कोई तरीका बता सकती हो जिससे मैं अपनी बेटी की और अच्छे से देखभाल कर सकूं? रामू की ऐसी हताश भरी बातें सुनने के बाद बूढ़ी अम्मा ने अपने पास से एक छोटा सा मिट्टी का जादुई गड्ढा रामू को दिया। बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। ये लो, यह पवित्र घड़ी डाहा, इसे लेकर जाओ और अपने घर में भगवान के सामने रखकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। भगवान तुम्हारी जरूर सुनेंगे, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें 7 दिनों तक इस घड़े के सामने बैठकर अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करनी होगी। रामू ने बूढ़ी अम्मा की बातों को बहुत ध्यान से सुना और फिर बूढ़ी अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या सच में इससे मेरी परेशानियां दूर हो जाएंगी? बेटा, विश्वास सबसे बड़ी शक्ति होती है। जब तुम किसी चीज के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करते हो तो भगवान भी तुम्हारी मदद करने लगते हैं। अब जाओ और सच्चे मन से अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करो। फिर क्या था, रामू ने अम्मा का धन्यवाद करके वो घड़ा लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह घर पहुंचा, पायल दौड़कर उसके पास आई और कहा, पापा, आप कहाँ चले गए थे? मैं बहुत डर गई थी। अपनी बेटी को इतना परेशान देखकर रामू अपनी बेटी से कहता है, बेटी,
मैं कहीं नहीं गया था और तुम फिक्र मत करो। अब सब सही हो जाएगा, बस हमें भगवान पर भरोसा रखना होगा। रामू ने बूढ़ी अम्मा से मिले घड़े को अपने घर के मंदिर के पास रखा और गहरी सांस ली। उसके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। रामू ने पहले दिन घड़े के सामने बैठकर पूरे मन से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी पत्नी चली गई। मैं मेरी बेटी के लिए जीना चाहता हूं, लेकिन हालात मुझे हर दिन तोड़ रहे हैं। अगर ये गधेदा सच में कोई चमत्कार कर सकता है तो मेरी मदद करो। पायल ने भी अपने पिता के साथ प्रार्थना की। पायल अपनी माँ को बहुत याद कर रही थी। रात को जब वह सोने गई तो उसकी आंखों में आंसू थे। रामू ने उसका मन हल्का करने के लिए कहा, बेटी, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। तुम्हारी माँ भी यही चाहती थी। दिन ब दिन गांव में हालात और बिगड़ने लगे। गर्मी बढ़ती जा रही थी। अब तो घरों के बाहर निकलना यानी अपने प्राणों को खतरे में डालना था। रामू को घर में वह घड़ा लाए अब 4 दिन बीत चुके थे, परंतु अब तक उसका कोई जादू रामू को नहीं दिखा था। रामू का मन विचलित हो रहा था। उसे अब समझ में नहीं आ रहा था कि भगवान उसकी परीक्षा ले रहे हैं या फिर यह घड़ा सिर्फ एक छलावा था। लेकिन फिर भी उसने प्रार्थना जारी रखी। अचानक चौथी रात एक अजीब घटना घटी। रात के समय जब पायल और रामू सो रहे थे, तभी अचानक तेज हवा चलने लगी। तेज हवा के कारण रामू की नींद खुल गई। उसने देखा कि घड़ा हल्का सा चमक रहा था। यह देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। यह चमत्कार देखकर वह मन ही मन सोचने लगा, ये क्या हो रहा है? ये घड़ा इतना चमक क्यों रहा है? रामू यह सोच ही रहा था, तभी उसको अपनी पत्नी सीता की आवाज आई। रामू, हिम्मत मत हारो। ये घड़ा तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। जो भी तुम्हें मिलेगा वह केवल तुम्हारी मेहनत और परिश्रम के बलबूते पर ही मिलेगा। अचानक से अपनी पत्नी की आवाज सुनकर रामू और चौंक जाता है। वह खड़ा होकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन उसके अगल बगल में उसकी बेटी पायल के अलावा कोई नहीं था। घर पर राशन की कमी हो चुकी थी और रामू की फसल भी पूरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसलिए सुबह होते ही रामू काम की तलाश में घर से निकल जाता है। सुबह जब रामू काम की तलाश में गांव के बाजार में गया, तब उसको पता चला कि किशनपुर गांव के पास ही एक नई कपड़ा फैक्ट्री खुल रही है और वहां मजदूरों की जरूरत है। यह बात सुनकर रामू सोचने लगा, अगर मुझे उस फैक्ट्री में काम मिल जाए तो शायद मेरी सारी मुश्किलें खत्म हो जाएं। रामू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और अपने घर की ओर चल पड़ीता है। अभी रामू अपने घर के बाहर पहुंचा ही था, तभी गांव में रहने वाले बड़े चाचा उसके घर के बाहर मिल जाते हैं। अरे रामू बेटा, कहाँ से आ रहे हो? कहीं नहीं चाचा, बस बाजार गया था काम की तलाश में। पर बाजार गया तो सुना कि गांव के बाहर कोई फैक्ट्री खुलने वाली है, तो बस वहीं निकलने की तैयारी करने जा रहा हूँ। अगर वहाँ काम मिल जाए तो मुझे घूम घूम कर काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या बात है बेटा, मैं भी तुम्हारे पास इसी सिलसिले में बात करने आया हूँ। मैं भी उसी फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ और वहाँ के मालिक जी ने मुझे मेहनती और भरोसेमंद लोग लाने को कहा है। तो क्या कहते हो, कल चलोगे मेरे साथ मालिक जी से मिलने? चाचा, नेकी और पूछ अभी सामान बांध लेता हूँ और कल आपके साथ चलने की तैयारी करता हूँ। फिर क्या था, अगली सुबह रामू चाचा के साथ फैक्ट्री के लिए निकल जाता है। रास्ते में चलते चलते रामू सिर्फ वह नौकरी पाने की इच्छा कर रहा होता है। कुछ देर बाद दोनों फैक्ट्री पहुंचकर मालिक के सामने खड़े हो जाते हैं। फैक्ट्री का मालिक रामू को फैक्ट्री में काम करने की सारी जानकारी उसे बता देता है और रामू को फैक्ट्री में काम करने के लिए रख लेता है और उसे अगले दिन से फैक्ट्री आने कहता है। काम मिलने की बात सुनकर रामू बहुत खुश होता है और खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाता है। काम मिलने की खुशी में रामू अपनी बेटी पायल के लिए आज बाजार से अच्छी अच्छी खाने की चीजें लेकर घर आता है। पिता को इतना खुश देखकर पायल भी बहुत खुश होती है और अपने पिता से इस खुशी का कारण पूछती है। क्या हुआ पिताजी, आज आप बहुत दिनों बाद इतने खुश लग रहे हो? हाँ बेटी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज के बाद हमारी सारी तकलीफें खत्म हो जाएंगी क्योंकि मुझे गांव के बाहर नई वाली फैक्ट्री में नौकरी मिल गई है। अभी रामू अपनी बेटी से बात कर ही रहा था, तभी वह घड़ा फिर से चमकता है और उसमें से सीता की आवाज आती है। रामू, अब से तुम्हें खूब मेहनत करनी होगी
और पायल को वह सारी खुशियां देनी होगी जिसकी वो हकदार है। अचानक सीता की आवाज सुनकर पायल और रामू दोनों चौंक जाते हैं। तभी रामू को याद आता है कि आज ठीक 7 दिन बीत चुके हैं इस घड़े को घर लाए। रामू भी समझ जाता है कि उसकी पत्नी उस घड़े से उसका हौसला बढ़ा रही थी और अब से वह बहुत मेहनत करेगा और अपनी बेटी पायल को एक अच्छी जिंदगी देगा। दोस्तों, इस तरह रामू की मेहनत और विश्वास ने उसे उसकी परेशानियों से निकाल दिया। गर्मी की मुश्किलों से जूझते हुए भी उसने हार नहीं मानी और आखिरकार उसे एक नई उम्मीद मिल गई। इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं?